FRSR यानी कि फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री रूल्स क्या होते हैं? मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन पर FRSR का क्या प्रभाव पड़ता है? इन सभी नियम पर आधारित नॉलेज मंडली ने एक नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है अलवर श्रृंखला। अलवर श्रृंखला में हम FR और SR पर आधारित सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है वो गवर्न रहते हैं, उन पर नियम लागू होते हैं FRSR। तो FRSR के तहत कौन कौन से रूल होते हैं उन सभी को चर्चा किया जाएगा अलवर श्रृंखला में। तो चलिए साथियों देख लेते हैं FRSR पर आधारित क्वेश्चन सीरीज अलवर सीरीज पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फंडामेंटल रूल्स FRs केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। मौलिक नियम FR निम्नलिखित से लागू हुए। मतलब कि फंडामेंटल रूल्स है FR है वो कब से लागू हुए थे? 1 जनवरी 1922, 1 अप्रैल 1920, 1 जुलाई 1922, 1 अक्टूबर 1920। FR रूल्स है वो कब फोर्स में आए थे, कब से प्रभावी हुए थे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 1 जुलाई 1922। 1 जुलाई 1922 से FR है वो इम्प्लीमेंट हो गए थे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर ये लागू हो गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। फंडामेंटल रूल्स FR आर इशूड बाई। मौलिक नियम यानी कि फंडामेंटल रूल्स है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वो इम्प्लीमेंट हुए थे 1 जुलाई 1922 से, परंतु इनको बनाया तैयार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 309। मौलिक अधिकार यानी कि FR है वो इश्यू किए गए किसके द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 309। मतलब कि आर्टिकल 309 के तहत, संविधान के आर्टिकल 309 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने इनको जारी किया था। और बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग है इनको बनाती है, परंतु जारी किए हुए किसके द्वारा माने जाएंगे? भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए हुए माने जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। लियन अंडर FR मींस। FR के अंतर्गत ग्रहणाधिकार का अर्थ है। मतलब कि लियन का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल रूल्स के अनुसार लियन किसको बोलेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। राइट टू होल्ड ए टेम्परेरी पोस्ट, राइट टू होल्ड ए सब्सटेंटिव पोस्ट परमानेंटली, राइट टू ऑफिशिएट इन अनदर पोस्ट, राइट टू ड्रॉ सैलरी ड्यूरिंग लीव। तो ग्रहण अधिकार यानी कि लियन का मतलब क्या हो जाएगा FR के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट टू होल्ड ए सब्सटेंटिव पोस्ट परमानेंटली, किसी पोस्ट को परमानेंटली ग्रहण करने का जो अधिकार है उसको लियन बोलते हैं। कोई भी पोस्ट को ग्रहण रखने का, उसको धारण करने का अधिकार है, परमानेंटली जो अधिकार है उसको आप क्या बोलेंगे? ग्रहणाधिकार बोलेंगे, लियन बोलेंगे FR के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं फोर्थ। द टर्म ड्यूटी अंडर FR इंक्लूड्स। FR के तहत कर्तव्य शब्द में शामिल है। ड्यूटी किसको मानेंगे फंडामेंटल रूल्स के अनुसार? पीरियड स्पेंट ऑन ट्रेनिंग इन इंडिया, पीरियड ऑफ सस्पेंशन, पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस, पीरियड ऑफ हाफ पे लीव। तो ड्यूटी का पार्ट इनमें से कौन सा हो जाएगा FR रूल्स के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। पीरियड स्पेंट ऑन ट्रेनिंग इन इंडिया, मतलब कि आपने कोई ट्रेनिंग की है तो उसको ड्यूटी माना जाएगा, कर्तव्य पर या कार्य पर रहना माना जाएगा। बाकी सभी को नहीं माना जाएगा। पीरियड ऑफ सस्पेंशन को नहीं माना जाएगा, पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस है इसको भी नहीं माना जाएगा, पीरियड ऑफ हाफ पे लीव है इसको भी ड्यूटी का पार्ट नहीं माना जाएगा। परंतु आप ट्रेनिंग पे हैं तो उसको ड्यूटी का पार्ट माना जाएगा FR के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ। एज पर FR 96 फॉरेन सर्विस मींस। FR 9(6) के अनुसार विदेश सेवा का अर्थ है, यानी कि विदेश सेवा किसको कहेंगे FR 9(6) के अनुसार? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा।
सर्विस इन विच द एम्प्लॉई रिसीव्स पे फ्रॉम अनदर गवर्नमेंट और बॉडी। विदेश सेवा किसको बोलेंगे? किसी दूसरे विभाग से या गवर्नमेंट से अगर सैलरी या वेतनमान रिसीव कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? विदेश सेवा बोलेंगे। यानी कि एक कोई डिपार्टमेंट ए में आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और बी में चले जाते हैं। विदेश का मतलब है दूसरे देश से नहीं है, यहाँ डिपार्टमेंट से है, मिनिस्ट्री से है। ए में आप जॉब कर रहे थे, यहाँ से आप चले गए, बी में चले गए। अब यहाँ जो आप सेवा दे करके और सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर चले गए आप? विदेश सेवा में चले गए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि पेरेंटल डिपार्टमेंट के बजाय आप किसी अन्य विभाग से वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? विदेश सेवा बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपकी सर्विस है वो नियमों से बंधी हुई है, और नियम कौन से हैं? वो बनाए गए हैं, एफआरएसआर बनाए गए। जितने भी एफआरएसआर है उन पर आधारित एक नायाब सीरीज शुरू की है, जिसको नाम दिया गया है अलवर श्रृंखला। अलवर श्रृंखला के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। देख लेते हैं नया सवाल 6। ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे इज डिफाइंड अंडर। एक सरकारी कर्मचारी का वेतनमान निम्न अनुसार परिभाषित किया गया है। वेतन को इनमें से किसके अनुसार परिभाषित किया गया है? वेतन पे किसको बोलेंगे? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। FR9 19, FR10, FR20, FR56। एक सरकारी कर्मचारी का वेतन है वो किसके अनुसार परिभाषित किया गया है, डिफाइंड किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। FR9 19, मतलब कि FR9 में वेतन के बारे में बताया गया है, और 919 है वो बताया गया है, सब रूल में बताया गया है कि वेतन किसको कहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 7। टाइम स्केल ऑफ पे रेफर्स टू। वेतनमान पे स्केल का तात्पर्य है, तो वेतनमान में टाइम स्केल ऑफ पे का मतलब क्या होता है? टाइम स्केल ऑफ पे का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, तात्पर्य हो जाएगा? पे विच वेरीज विद एफिशिएंसी, पे विच राइजेस बाय पीरियोडिकल इंक्रीमेंट्स, फिक्स्ड पे फॉर ऑल ग्रेड्स, पे लिंक टू सीनियरिटी ओनली। वेतनमान पे स्केल का तात्पर्य क्या हो जाएगा? टाइम स्केल ऑफ पे का मतलब क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। पे बाय विच राइजेज बाय पीरियोडिकल इंक्रीमेंट्स। तो वेतनमान पे स्केल का मतलब क्या हो जाएगा कि पे पीरियोडिकल इंक्रीमेंट के माध्यम से बढ़ रहा है। जितना समय आपने सर्विस में निकाल लिया है तो उसके अनुसार वेतनमान है वो बढ़ते जाएगा, पीरियोडिकल बढ़ते जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 8। द प्रेसिडेंट्स पावर टू रिलैक्स एफआर इन स्पेशल केसेज इज गिवन अंडर। विशेष मामलों में एफआर में ढील देने की राष्ट्रपति की शक्ति इस प्रकार से है। राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो एफआर में, फंडामेंटल रूल्स में, स्पेशल केसेस में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा एफआर बना हुआ है? FR10, FR27, FR56, FR11। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। FR27। फंडामेंटल रूल 27 में ये पावर दी गई है, राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी एफआर में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, नियमों में ढील दे सकते हैं। सही उत्तर है हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 9। द नॉर्मल डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट इन पे इज। वेतन में वार्षिक वृद्धि की सामान्य तिथि क्या है? एफआर के अनुसार सामान्य तिथि क्या बताई गई है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 जुलाई। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पे कमीशन आते हैं वो अलग अलग डेट फिक्स करते हैं। फिफ्थ पे कमीशन में ये था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, 1 साल होने के बाद में आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा। आपने जिस डेट को ज्वाइन किया है उसके अगले साल उसका इंक्रीमेंट मिल जाएगा। परंतु 6 पे कमीशन में क्या किया गया था कि 1 जुलाई को निश्चित कर दिया गया। 7th पे कमीशन के अनुसार एनुअल इंक्रीमेंट कब लगेगा? या तो 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग डेट है वो बनाई गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एफआर है उसके अनुसार 1 जुलाई क्या रखी गई है?
एनुअल इंक्रीमेंट की रखी गई है और उसके लिए भी रूल बताए गए हैं। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जुलाई से पहले 6 महीने हो जाती है, तो 6 महीने से अधिक अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और अगर 6 महीने से कम रहती है तो 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, वो अगली जुलाई को लगेगा। परंतु 1 जनवरी और 1 जुलाई के हिसाब से है तो या तो जनवरी में लग जाएगा या जुलाई में लग जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर ये हो रहा है। आगे जो भी रूल चेंज होंगे, पे कमीशन के अनुसार बदलाव आएंगे, उन सभी को हम चर्चा करते रहेंगे, आपको अपडेट करवाते रहेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं 10। इंक्रीमेंट इज पोस्टपोन्ड व्हेन। वेतन वृद्धि तब स्थगित कर दी जाती है, कब स्थगित की जाएगी वेतन वृद्धि? ऑप्शन देख लीजिए। एम्प्लॉइज ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर मोर देन 6 मंथ्स, एम्प्लॉइज ऑन ट्रेनिंग इन इंडिया, एम्प्लॉइज ऑन हाफ पे लीव, एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी अब्रोड। तो वेतन वृद्धि कब स्थगित कर दी जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एम्प्लॉई इज ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर मोर देन 6 मंथ, मतलब कि कोई भी कर्मचारी है 6 महीने से अधिक अगर वो ईओएल पे रहता है तो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो स्थगित किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एफआरएसआर पर आधारित क्वेश्चंस है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है। एफआरएसआर ही आपको नियमों में बांधते हैं, इसके अनुसार ही हमारी नौकरी चलती है। तो एफआरएसआर को कवर करते हुए एक नायाब सीरीज शुरू की गई है जिसको नाम दिया गया है अलवर सीरीज। अगर आपको अलवर सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 11। ए गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस टू होल्ड लियन ऑन ए पोस्ट बैन। एक सरकारी कर्मचारी किसी पद पर ग्रहणाधिकार धारण करना बंद कर देता है जब? कौन सी स्थिति में लियन को धारण करना बंद कर सकता है? लियन की उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, सीज हो जाती है। he resigns or retires, he goes on deputation, he takes earned leave, he is transferred temporarily। तो किस स्थिति में उसकी लियन है वो सीज हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ही रिजाइंस और रिटायर्स, यानी कि किसी सब्सटेंटिव पोस्ट के लिए लियन थी और उसने उस पोस्ट से रिजाइन कर लिया है तो उसकी लियन है वो क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी। या उस पोस्ट से वो रिटायर हो गया है तो उस पोस्ट की लियन है वो सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 12। सस्पेंशन पीरियड काउंट्स एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट इफ। निलंबन अवधि को वेतन वृद्धि के लिए सेवा के रूप में गिना जाता है यदि? कौन सी परिस्थिति में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज ड्यूटी, सस्पेंशन इज अंडर FR 56, सस्पेंशन इज विदाउट पे, सस्पेंशन लास्ट मोर देन 90 डेज। तो सस्पेंशन को सर्विस के रूप में काउंट किया जाएगा इंक्रीमेंट के मामले में किस परिस्थिति में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज ड्यूटी, मतलब कि रिवोक होने के बाद में सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी के रूप में कंसीडर कर लिया जाता है। ये आदेश जारी किए जाते हैं कि सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा तो उस पीरियड को सर्विस के इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 13। FR 56 डील्स विद। FR 56 निम्नलिखित से संबंधित है। बहुत ही चर्चाएं हुई थी FR 56J, FR 56L। FR 56 में क्या बात बताई गई है ये हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। रिटायरमेंट एज एंड कंडीशंस, इंक्रीमेंट रूल्स, सस्पेंशन प्रोसीजर, पे फिक्सेशन आफ्टर प्रमोशन। FR 56 में क्या चर्चा की गई है, किस बारे में बताया गया है FR 56 में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। रिटायरमेंट एज एंड कंडीशंस। FR 56 डील्स विद रिटायरमेंट एज एंड कंडीशंस, मतलब कि रिटायरमेंट की एज के बारे में बताया गया है और कंडीशंस के बारे में बताया गया है कि FR 56 के तहत
किस एज में और क्या कंडीशन में रिटायरमेंट दिया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 14। गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स द एज ऑफ सुपरएन्युएशन ऑन। एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, कब करेगा? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग हिज 60th बर्थडे, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही अटेन्स 60 years, the date on which he completes 60 years, the end of financial year in which he attains 60 years। एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, किस दिन को काउंट किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही अटेन्स 60 ईयर्स, मतलब कि लास्ट डे काउंट किया जाएगा जब उसने 60 वर्ष कंप्लीट कर लिए। मान लीजिए कि 14 तारीख को डेट ऑफ बर्थ है उसकी, 60 साल का 14 तारीख को हो जाएगा, परंतु वो काउंट कब किया जाएगा? 60 वर्ष का कब माना जाएगा? 30 तारीख को माना जाएगा या 31 तारीख को माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 15। A president may extend service beyond 60 years in public interest up to। राष्ट्रपति सार्वजनिक हित में सेवा को 60 वर्ष से अधिक तक बढ़ा सकते हैं। कितने दिनों तक बढ़ा सकते हैं? क्या पावर दी गई है? 6 months, 1 year, 2 years, 3 year। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने साल तक के लिए? 60 वर्ष से अधिक होने के बाद में भी प्रेसिडेंट हैं वो सर्विस को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 इयर्स, 2 वर्ष की सेवा और बढ़ाई जा सकती है। 60 वर्ष अटेन होने के बाद में 2 वर्ष की सेवा है उसकी सर्विस को एक्सटेंड किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एफआरएसआर रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में रखे गए, और एफआरएसआर रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं अलवर सीरीज में। अगर आपको अलवर सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 16। पीरियड ऑफ प्रोबेशन फॉर ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज जनरली। सीधी भर्ती के लिए प्रवीक्षा की अवधि आमतौर पर होती है, मतलब कि एफआरएसआर के तहत जो प्रोबेशन पीरियड है वो आमतौर पर कितना रखा गया है? 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 6 मंथ। यहाँ पर पोस्ट के अनुसार परिवीक्षा काल है वो अलग अलग किया जा सकता है, परंतु सामान्य रूप से परिवीक्षा अवधि है वो कितने वर्ष की रखी गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 इयर्स, 2 वर्ष का परिवीक्षा काल है वो रखा गया है आमतौर पर प्रत्येक पोस्ट के लिए, परंतु ये परिवीक्षा अवधि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, वो आपके सर्विस रूल्स में बताया जाएगा, रिक्रूटमेंट रूल्स में बताया जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और नया सवाल देख लेते हैं 17। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट अकॉर्डिंग टू। निम्नलिखित के अनुसार छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लीव आप क्लेम करते हैं तो लीव को एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं कर सकते कि ये मेरा हक है, अधिकार है, इसको आप क्लेम नहीं कर सकते। ये किस एफआर में बताया गया है कि लीव को आप मैटर ऑफ राइट के रूप में नहीं ले सकते? ऑप्शन देख लीजिए, FR 55, FR 85, FR 67। छुट्टी को अधिकार के रूप में नहीं ले सकते, ये किस एफआर में बताया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट एज पर FR 55। क्वेश्चन देख लेते हैं 18। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में रिफ्यूज और रिवोक लीव इफ। छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी छुट्टी देने से इनकार या रद्द कर सकता है यदि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रिफ्यूज कर सकती है, रिवोक कर सकती है, किस परिस्थिति में कर सकती है? एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स रिक्वायर इट, employee applies for earned leave, employee has sufficient leave balance, employee request medical leave। छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी छुट्टी देने से इनकार कर सकता है या उस छुट्टी को रद्द कर सकता है। सैंक्शनड छुट्टी को रिवोक किया जा सकता है कि नहीं, आपको ड्यूटी पे वापिस आना होगा, तो वो कौन से ग्राउंड पे किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स रिक्वायर इट,
मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड होगा कि आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती। ये देश के मामले में या सेवा के मामले में छुट्टी से मना किया जा सकता है, या छुट्टी सैंक्शन होने के बाद में भी उसको छुट्टियों को खत्म किया जा सकता है, घटाया जा सकता है और रिवोक किया जाएगा कि आपको तुरंत ड्यूटी पे लौटना होगा। ये बात बताई गई है। प्रशासनिक एजेंसी अगर हो जाती है तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 19। जॉइनिंग टाइम इज गवर्नड अंडर। जॉइनिंग टाइम इसके अंतर्गत नियंत्रित होता है, तो कौन से रूल के तहत जॉइनिंग टाइम को बताया गया है, नियमित किया गया है? FR 56, SR 105 to 116, FR 17, SR 86 to 99। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। SR 105 से 116, मतलब कि ज्वाइनिंग टाइम के बारे में नियम बनाए गए हैं। सप्लीमेंट्री रूल्स 105 से लेकर के 116 तक के एसआर में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं FR SR पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, अलवर सीरीज पार्ट फर्स्ट का अंतिम सवाल 20। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम द एम्प्लॉय ड्रॉज। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान कर्मचारी निम्नलिखित आहरण करता है, इनमें से क्या वो ड्रॉ कर सकता है, ले सकता है, उठा सकता है? फुल पे एंड अलाउंसेस, हाफ पे ओनली, नो पे, बेसिक पे विदाउट अलाउंसेस। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम जेटी में एम्प्लॉई कौन सी चीजों को लेने का हकदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, फुल पे एंड अलाउंसेस। जेटी में यानी कि ज्वाइनिंग टाइम में वो फुल पे और अलाउंसेस को ड्रॉ कर सकता है, उठा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों FR SR पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, अलवर सीरीज पार्ट फर्स्ट के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट किए हैं। ये सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है क्योंकि FR SR के आधार पर आपकी नौकरी चलती है। तो आपकी नौकरी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए बहुत सारे FR SR बनाए गए हैं। उन सभी को चर्चा किया जाएगा अलवर सीरीज में। अगर आपको अलवर सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।